नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और पॉलिटी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आर्टिकल 21 के बारे में हम लोग बात करेंगे, पार्ट 2। जो कि आर्टिकल 21 जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था उसके कंटिन्यूएशन में है। आर्टिकल 21 जैसा कि आपको पता है कि ये राइट टू लाइफ है। और इस राइट टू लाइफ को और आगे डिस्कशन में कैसे लेके चलेंगे, और राइट टू डाई और यूथनेशिया ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट टू डाई भी क्या एक कोरोलरी है आर्टिकल 21 का, इन सब के बारे में बहुत अहम डिस्कशन करेंगे। और आपको कंट्री में, हमारे कंट्री प्यारे भारत में जो स्टेटस है यूथनेशिया का उसके बारे में जान लेना जरूरी है, और लिविंग विल क्या होती है उसके बारे में भी जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आई एम श्योर आपको पसंद जरूर आएगा। एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अमंगस्ट इसे शेयर करें। प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड हो रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस ये आपका चैप्टर, ये आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा फिनिश करवा दिया जाएगा यहाँ पे। देखिए, इज राइट टू डाई ए कोरोलरी ऑफ आर्टिकल 21। हम लोगों ने कल तक देखा था कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट हमें देता है और वो है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ का मतलब है जीवन जीने का पूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार। और जीवन सिर्फ जीने का नहीं, डिग्निटी के साथ जीने का संपूर्ण अधिकार, इसे राइट टू लाइफ कहा गया। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन, एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सामने आता है इसी के साथ, कि अगर राइट टू लाइफ है तो क्या राइट टू डाई भी है? क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब है मैं अपनी लाइफ के साथ जो भी करना चाहूं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, तो फिर मुझे अपने आप को मृत्यु देने का भी अधिकार होना चाहिए, यानी कि राइट टू डाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले ये सवाल पहुंचा 1994 में, और केस था रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना वर्डिक्ट सुनाया कि राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है और कोरोलरी है राइट टू लाइफ का। यानी कि राइट टू लाइफ अगर है तो राइट टू डाई भी है। अगर कोई पर्सन अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जीना चाहता है तो वही पर्सन अपने जीवन को एंड भी कर सकता है। और इसीलिए इस केस में आईपीसी की धारा 309, आईपीसी इंडियन पीनल कोड आर्टिकल 309 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने का मतलब यह है, इन्होंने कहा कि राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ की ही तरह। और ये जो आईपीसी की धारा 309 है जो कि सजा देती है, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो बचता है तो फिर वो सजा के पात्र है। आर्टिकल 309 के अकॉर्डिंग उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिरे से नकार दिया, करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। ठीक, 2 साल बाद ही जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, 2 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया और कहा कि अगर आपके पास राइट टू लाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राइट टू डाई भी है। राइट टू डाई और राइट टू लाइफ ये दोनों डिफरेंट केस हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निटी के साथ जीना, राइट टू डाई का मतलब है कि आप अपना जीवन एंड करें। अच्छा देखिए, जीवन खत्म कर रहा है कोई, खुदकुशी कर रहा है कोई, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये क्राइम इसलिए है क्योंकि उस पर्सन की अपब्रिंगिंग में उसको आगे लेके आने में, उसको लाइफ देने में स्टेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जिनका हाथ है। उसकी लाइफ पे इंपैक्ट, आपकी लाइफ पे इंपैक्ट आपके पेरेंट्स का है, आपके फ्रेंड्स का है, वो लोग अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए किलिंग योरसेल्फ इज अ क्राइम इन इंडिया। तो ये स्टैंड रखा 1996 में जो जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 साल पहले के 94 वाले वर्डिक्ट को चेंज करते हुए अब ये स्टांस रखा। लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे अहम केस, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी समझ लीजिए। अरुणा शानबाग एक नर्स थी
बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। इसमें शी वॉज वर्किंग एज ए नर्स। और 27 नवंबर 1973 की शाम थी और 25 साल की अरुणा शानबाग पे सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है उन्हीं के हॉस्पिटल के स्वीपर द्वारा। उसका नाम था सोहनलाल भारता वाल्मीकि। सोहनलाल भारता वाल्मीकि, मॉन्स्टर, राइट। सो सोहनलाल भारता वाल्मीकि ने सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप किया, उसके बाद इनको चोक किया। डॉग चेन मींस जो सिकड़ी होती है ना, जो मेटालिक चेन होती है, उसके द्वारा चोक किया, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई और उसके बाद इनका ब्रेन स्टेम कंफ्यूजन हुआ, सर्विकल कॉर्ड इंजरी हुई और कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हुआ। इसके बाद ये पीवीएस में चली गई, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अब ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि ये वो स्टेट है जिसमें कोई इंडिविजुअल, मेडिकल टर्म है ये, अगर इस स्टेट में कोई इंडिविजुअल पहुंचा तो इसका मतलब है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉमा में जा चुका है जिससे वो बाहर नहीं आ पाएगा। परसिस्टेंट है, परमानेंट है। तो ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट आ चुकी है। अब वो व्यक्ति सिर्फ जीवित है कहने मात्र को, उसके खाने का, उसके बाकी सारे रिचुअल्स का, बॉडी रिचुअल्स का ध्यान किसी और को रखना होगा और इससे एक बहुत ज्यादा डिग्निटी को लॉस होता है इंडिविजुअल की। आप सोचिए कि कोई पर्सन एक जगह पे है और वो घूम फिर नहीं सकता, उसकी ड्रेस भी चेंज किसी और को करनी पड़ रही है, तो ये एक डिग्निटी पे असॉल्ट है किसी पर्सन की। और हालांकि जो ये सोहनलाल भारता वाल्मीकि, ये जो द मॉन्स्टर ही वॉज, इसको 7 ईयर की सजा हुई और इसको असॉल्ट और रॉबरी में बुक किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, असॉल्ट एंड रॉबरी में बुक किया गया। ये कभी भी रेप, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन या अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के केस इस पे नहीं लगे। अगर ये लग जाते तो इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो 7 साल बाद ये छूट गया था। बहरहाल, पिंकी विरानी एक जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। ठीक, पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, बात ऐसी है कि अरुणा शानबाग एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुकी है, इनकी डिग्निटी बहुत 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 ज्यादा हार्म हो रही है एंड कोई भी इंडिविजुअल ऐसे नहीं रहना चाहेगा। प्लीज सुप्रीम कोर्ट, यूथनेशिया की परमिशन दीजिए। यूथनेशिया मींस मर्सी किलिंग, तो प्लीज मर्सी किलिंग की आप इसमें परमिशन दीजिए। हालांकि इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कंसल्टेशंस किए हेल्थ ऑफिशियल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में 7 मार्च 2011 इस जजमेंट में इन्होंने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया। पैसिव यूथनेशिया के लिए इन्होंने कहा कि यस, पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। अब सबसे पहली बात, यूथनेशिया क्या है? जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग, है ना, दया के भाव से मारना किसी को।
क्यों? क्योंकि अब अगला पर्सन ऐसी स्टेट में जा चुका है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता और उस पर्सन की डिग्निटी हार्म हो रही है। दैट इज वाई इट इज बेटर टू लेट दैट पर्सन डाई। तो वो है यूथनेशिया, मर्सी किलिंग। यूथनेशिया दो प्रकार की होती है, पैसिव एंड एक्टिव। इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि हम इस केस को आगे स्टडी करें, उससे पहले ये जान लीजिए कि एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या है। एक्टिव यूथनेशिया में एक्सटर्नल मेडिसिन देके या कोई एजेंसी के द्वारा इसको किल किया जाए, एक्सटर्नल मेडिसिन दी जा रही है। जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो जापान में एक सुसाइड फॉरेस्ट है, कई कंट्रीज में सुसाइड पॉइंट्स होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इफ समबडी वांट्स टू डाई, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करना चाह रहा है ऐसी कंट्रीज ने, तो उस कंट्री का वो सिटीजन है, वो जाके सुसाइड पॉइंट पे अपनी जान दे सकता है। सो ये एक्टिव यूथनेशिया है। इंडिया कभी भी एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं करता। हमारा संविधान जो संविधान तो कहना क्या, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जो पैसिव यूथनेशिया है वो पिक्चर में है, एक्टिव यूथनेशिया नहीं है। इसमें बाहरी मेडिसिन या बाहरी एजेंसी के द्वारा परमिशन दी जा रही है खुद को किल करने की। दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया, एक्सटर्नल एड्स जो सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको रिमूव कर दिया जाए, है ना। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो लगाया गया है जिससे कि कोई पर्सन पीवीएस में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में कंटिन्यूअसली जीवित है, उसको रिमूव कर दिया जाए, जिससे कि धीरे धीरे जो व्यक्ति है उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ये पैसिव यूथनेशिया है। तो एक्टिवली नहीं, पैसिवली लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खींच के रिमूव करके ऐसा पहुंचा जा रहा है, ऐसा यूथनेशिया दिया जा रहा है, इसे हम लोग पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। तो पैसिव यूथनेशिया के लिए कंडीशंस दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने वर्डिक्ट में पैसिव यूथनेशिया के लिए कंडीशंस बताई, और वो कंडीशंस थी कि 3 डॉक्टर्स के एक पैनल बनेगा। 3 डॉक्टर्स का एक पैनल होना चाहिए जो कि ये डिक्लेयर कर सके कि पीवीएस यानी कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में वो पर्सन है। 3 डॉक्टर होने चाहिए जो कि इस बात को डिक्लेयर करें कि वो पर्सन पीवीएस में जा चुका है। ठीक। 2 जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट, एक बेंच सेटअप होगी जो कि 2 जजेस होने चाहिए उसमें हाई कोर्ट की, और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी पैसिव यूथनेशिया के लिए। मतलब पहला स्टेप है पीवीएस को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल लगेगा, 2 जजेस की बेंच लगेगी हाई कोर्ट की, जो कि सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इट इज हाई कोर्ट यार। तो हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच बैठेगा जो कि पैसिव यूथनेशिया के लिए परमिशन देगा। साथ के साथ फैमिली और क्लोज मेंबर्स को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। फैमिली और क्लोज मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, या तो परिवार के लोग हों या फिर क्लोज मेंबर्स हों जो कि वहां पे प्रेजेंट होंगे यूथनेशिया के वक्त। उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, उनकी परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन खुद से तो इस बात की परमिशन नहीं दे सकता, वो पीवीएस में है। दैट इज वाई फैमिली एंड क्लोज मेंबर्स का होना जरूरी है। ये पॉइंट बहुत अहम है, ये हमें अरुणा शानबाग का केस फर्दर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जिस वक्त पिंकी वीरानी ने एक पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में, उसका काउंटर पिटीशन वहां की जो हमने देखा था किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल केईएमएच, उसमें वर्क करने वाली जो नर्सेस थी जो कि अरुणा शानबाग का ध्यान रखती थी, उन्होंने काउंटर पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि पिंकी वीरानी जिस चीज की डिमांड कर रही है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन नर्सेस को क्लोज माना अरुणा शानबाग का वर्सेस पिंकी वीरानी। सो पिंकी वीरानी के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाहिर सी बात है जो लोग भी ध्यान रख रहे हैं अपने पेशेंट का वो उसके ज्यादा क्लोज होंगे, तो उनको क्लोज फ्रेंड्स माना अरुणा शानबाग का, और उनकी बात को ऊपर रखते हुए अरुणा शानबाग को
डिनाई कर दिया पैसिव यूथनेशिया से, पैसिव यूथनेशिया देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की इसमें मंजूरी नहीं थी। और उसके बाद सैडली ऑन द डे ऑफ 18th में, सैडली तो क्या, 2015 at the age of 66 अरुणा शानबाग डाइड ऑफ निमोनिया। इनकी मृत्यु निमोनिया से हुई। उस पीवीएस में वो पहुंची थी, पीवीएस में वो 42 साल तक रही। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उन्होंने 42 सालों तक झेला और ऐसी मृत्यु हुई अरुणा शानबाग की। खैर, 2018 का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 है, कहता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ और डिग्निटी, उसमें राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी भी आता है। ठीक है, तो 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ अपना जीवन बिताने की का फंडामेंटल राइट है, तो आपके पास ये भी राइट है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करके डिग्निटी के साथ मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। खैर, अब इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग जरा लिविंग विल की बात कर लेते हैं कि लिविंग विल क्या है। अरुणा शानबाग के साथ जो हुआ वो बाकी किसी के साथ ना हो, इसीलिए ये लिविंग विल को समझना बहुत जरूरी है और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे न्याय व्यवस्था कैसा देती है उसको जान लेना जरूरी है। ये हेल्थ केयर डायरेक्टिव है, यानी कि हेल्थ केयर यूनिट्स जो होती है, अस्पताल है, डॉक्टर है, उनके लिए एक डायरेक्शन है, बेसिकली डॉक्टर्स के लिए, जिसमें कि लोग जो इस स्टेट, पीपल कैन स्टेट देयर विशेस, वो अपनी विश दे सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि उनका मृत्यु कैसे हो, यदि वो उस समय अपना डिसीजन नहीं ले पाने में सक्षम है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति पीवीएस में है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, और उसकी मृत्यु किस प्रकार से हो और वहां पे उसकी मृत्यु हो या ना हो, उसके लाइफ, उसको पैसिव यूथनेशिया दिया जाए या ना दिया जाए, ये लिविंग विल ही तय करता है। ठीक, चलिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। एन अडल्ट विद अ साउंड हेल्दी एंड हेल्दी माइंड, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एडल्ट मींस 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका माइंड एंड बॉडी एकदम फिट है और अपने आप वॉलंटरीली उसने ऐसा विल बना सकता है, वो अपनी विल ऐसी बना सकता है, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। कहने का मतलब सबको बता के ये विल बनाए। ठीक, स्पेसिफिक टर्म्स में, एकदम सीधे सीधे साफ भाषा में ये मेंशन करना जरूरी है, कि क्लियरली मेंशन करना जरूरी है कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि पीवीएस में मैं 6 महीने तक रहा तो 6 महीने बाद फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा स्पेसिफिक टर्म्स में, स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो क्लियर लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, है ना, ऊल जलूल कुछ भी नहीं लिखना, क्लियर कट लैंग्वेज में होना चाहिए। वो सर्कमस्टेंसेस जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जाए वो भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और ये भी मेंशन होना चाहिए कि इसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है, क्योंकि ये पता नहीं ना यार कि पीवीएस से कब आदमी बाहर आए, है ना, या हम कहीं पीवीएस नहीं है, कॉमा है ना, कॉमा स्टेट में है, तो कॉमा स्टेट से कब वो बाहर आ जाए पर्सन, तो इसलिए उसको रिवोक होना, किसी भी समय वो रिवोक की जा सकती है। इसमें उस व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए जो कि गार्डियन होगा या क्लोज रिलेटिव, जिसके पास ये विल संरक्षित रहेगी और जिसकी परमिशन के बाद ही पैसिव यूथनेशिया दिया जाएगा। इसका मतलब अगर गार्डियन ने मना कर दिया कि पैसिव यूथनेशिया नहीं देना, तो नहीं दी जाएगी। तो गार्डियन ये वो अहम व्यक्ति है जो डिसाइड करेगा उस एडल्ट के बदले, जब वो एडल्ट पीवीएस में है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, या डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं है, तो
और अगर एक से ज्यादा लिविंग विल है तो फिर जो सबसे बाद में बनी है लिविंग विल उसको वैलिड माना जाएगा। एक से ज्यादा लिविंग विल के केस में जो बाद वाली लिविंग विल है उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और इस पे चेक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर्स जो है उनको भी एथिकल होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि जो गार्डियन है वो ही कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करके और उस पर्सन की डेथ का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स को भी एथिकल होना जरूरी है। तो ये लिविंग विल की पूरी स्टोरी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि यूथनेशिया क्या होता है और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या है और साथ के साथ लिविंग विल क्या है और कब किसको कैसे किस कंडीशन में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि ये जितने भी रेपिस्ट एंड मर्डरर्स होते हैं, मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में ये कह चुका हूं कि रेप टू अ वुमेन इज नॉट रेप टू अ सिंगल वुमेन, इट इज द रेप ऑफ एंटायर सोसाइटी। पूरे समाज का रेप है वो। एंड पीपल लाइक देम शुड बी कन्विक्टेड एंड शुड बी गिवन द हार्डेस्ट पॉसिबल सेंटेंस एवर। इसी बात पे विदा लेता हूं। नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन पे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको पसंद आया हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारा इकलौता मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।